को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला बदस्तूर जारी। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी के बारे में बस इतना ही कहूँगा कि आमतौर पे अगर कोई क्रिमिनल हो, उसने कोई क्राइम किया, आमतौर पे जैसे उसने कोई रॉबरी की, कोई मर्डर किया, कोई लूटपाट की, कुछ और किया, तो ऐसी चीज़ों में पुलिस वाले आते हैं, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, चाहे लोकल पुलिस हो, चाहे CBCID, चाहे LIU। इन लोगों के जिम्मे ये होता है कि आप केस को सुलझाएंगे। ये लोग केस को सुलझाते हैं, कोशिश करते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, इनके पास इनके इनपुट सोर्सेज होते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों से जो क्रिमिनल होता है वो मार खा जाता है, उसके पास उतनी टेक्नोलॉजी, उतनी चीज़ें नहीं होती। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक क्रिमिनल हो, वो पुलिस के अंदर का ही हो, यानी उसको सब पता है कि कैसे जांच करनी है, कैसे पड़ताल करनी है, किस हिसाब से अब जांच चल रही है, किस हिसाब से आगे जांच होगी, कहाँ से पुलिस वाले सबूत इकट्ठा करते हैं, कहाँ से पुलिस वाले सबूत खोजते हैं, कौन कौन से सुराग हैं जो मामले को फंसा सकते हैं, क्या गलती करनी है, क्या गलती नहीं करनी है, पुलिस वालों के जांच पड़ताल का तरीका क्या है, यानी वो तमाम चीज़ जो पुलिस वाले करते हैं, एक केस को सुलझाने में पुलिस वाले करेंगे, वो तमाम चीज़ें इसको पता हो। तो अगर ऐसा कोई क्रिमिनल हो तो सोचिए कि उसको पकड़ना कितना मुश्किल होगा। और आज की कहानी एक ऐसे ही क्रिमिनल की है जो 2 सालों तक लगातार पुलिस वालों के सामने खुद जाता रहा, खुद कहता रहा कि इस केस को सुलझाइए। पुलिस वाले उसकी बातों को सुनते रहे, पुलिस वालों के साथ मिलकर बाकायदा वो जांच पड़ताल खुद करता रहा। और 2 सालों बाद जब कहानी निकल के सामने आई तो जिसके घर का ये मामला था वो तो हैरान था ही, लेकिन पुलिस वाले, खासकर जो कमिश्नर थे, जो वहाँ के बाकी और लोग थे, वो भी बड़े हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है। साथ ही आज की कहानी भरोसे और इंसानियत के एक ऐसे कत्ल की कहानी है जो शायद आज हर दूसरे चौथे घर की कहानी बन चुकी है। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं और इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला बुलंदशहर, और इसी बुलंदशहर की रहने वाली एक लड़की, जिसका नाम तो मैं अभी नहीं बता सकता चूँकि परिवार वालों की इच्छा है कि नाम ना लिया जाए, मामला प्राइवेट रहे अभी। तो हर जगह पे जो उसका नाम अभी लिखा जा रहा है रुचिका, उसी हिसाब से उसका नाम रुचिका मान लेते हैं। तो यूपी के बुलंदशहर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम रुचिका अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती। परिवार में उसकी बड़ी बहन थी, माँ थी, बाप था। बचपन से एक ही सपना था कि बड़ी होकर एक IAS ऑफिसर बने। उसी हिसाब से इसने पढ़ाई की, घर वालों ने भी पूरा सपोर्ट किया। शुरुआत से पढ़ने लिखने में भी बेहद अच्छी, हाई स्कूल दिया, उसके बाद 12th दिया। 12th देने के बाद प्राइवेट से ग्रेजुएशन करने लगी। साथ ही ये हुआ कि तुम बाहर जाओ, UPSC की तैयारी करो, हो सकता है कि किस्मत साथ दे, पढ़ने लिखने में अच्छी हो, मेहनती हो, UPSC निकल जाए। अब ये चीज़ जब परिवार वालों से अपनी इच्छा जाहिर करती है, परिवार वाले भी सपोर्ट करते हैं, तो फिर उसके लिए UPSC की कोचिंग की व्यवस्था की जाने लगती है। तो फिर ये हुआ कि UPSC की कोचिंग कहाँ होती है, तो फिर एक ही जगह निकल के सामने आई और वो थी दिल्ली। तो दिल्ली में कहाँ, तो दिल्ली में मुखर्जी नगर। साल 2019 में ही जो रुचिका थी वो दिल्ली के मुखर्जी नगर से UPSC की तैयारी करने लगती है। अब इधर UPSC की तैयारी करने लगती है, एक PG में रूम लेके रहने लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं रुचिका के जहन में, रुचिका के दिमाग में एक चीज़ और थी कि जिस हिसाब से मैं काम करती हूँ, जिस हिसाब से मेरी फ़ीस है, जिस हिसाब से घर की स्थिति है, मेरी एक बड़ी बहन है, उसकी भी शादी करनी है, घर की जिम्मेदारियाँ हैं, माता पिता के पास उतने पैसे भी नहीं हैं कि कुछ मदद कर सकें ज़्यादा, जैसे तैसे करके पढ़ा रहे हैं। तो अगर इससे पहले या UPSC निकले, मैं IAS बनूँ या फिर TCS बनूँ, कुछ और बनूँ, अगर कोई एक छोटी मोटी सी नौकरी मिल जाती तो ठीक रहता। तो फिर उसने पता करना शुरू किया कि कौन सी नौकरी मिल सकती है। तो अलग अलग नौकरियों के लिए उसने फॉर्म अप्लाई किए और उसका प्रयास था कि कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए तो मामला सिक्योर हो जाएगा। अब अलग अलग जगहों पे उसने अलग अलग फॉर्म भरे। ऐसे ही उसने दिल्ली में एक कांस्टेबल की भर्ती निकली थी, उसमें भी फॉर्म डाल दिया। किस्मत का खेल देखी, लड़की की मेहनत थी, पढ़ने लिखने में अच्छी थी। कांस्टेबल का फॉर्म भरने के बाद जब इसने एग्ज़ाम दिया तो अच्छे नंबरों से क्वालिफाई कर जाती है और दिल्ली में ही महिला कांस्टेबल के रूप में इसकी नियुक्ति हो जाती है। अब एक तरफ UPSC की तैयारी कर रही है, एक तरफ कांस्टेबल बन गई, यानी सरकारी नौकरी, तो ठीक ठाक सैलरी भी। परिवार वालों ने भी राहत की सांस ली कि शुरुआत में जाते ही ये कुछ बन गई, अभी UPSC की तैयारी करेगी तो और बन जाएगी, अगर बिना तैयारी किए कांस्टेबल बन गई तो। परिवार वालों को भी उम्मीद जग गई। इधर लड़की भी दिनों रात मेहनत करने लगी, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, अपनी ड्यूटी जाती, ड्यूटी से वापस आती, जब मौका मिलता बैठ के पढ़ने लगती। इसी ड्यूटी पे जब अलग अलग जगहों पे, अलग अलग थानों में इसकी पोस्टिंग हुई, तो ऐसे एक थाने में एक
हेड कांस्टेबल था और उसकी जिम्मेदारी थी कि जो एसएचओ साहब हैं तुम्हें उसकी गाड़ी चलानी है, जिसका नाम था सुरेंद्र। सुरेंद्र एक हेड कांस्टेबल, उम्र भी लगभग सेम, देखने में भी काफ़ी स्मार्ट। रुचिका जब सुरेंद्र से मिलती है, दोनों के बीच बातचीत। सुरेंद्र जो था सीनियर था, रुचिका जूनियर थी। लेकिन जहाँ सारे पुलिस वाले सीनियरिटी का रुआब झाड़ रहे थे, जहाँ सारे पुलिस वाले अपने आप को सीनियर दिखा रहे थे, वहीं सुरेंद्र का जो लहजा था इतना अच्छा था कि कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें, और दिल्ली की तो भाषा भी थोड़ी सी कहना नहीं चाहिए, लेकिन यूपी वालों की और बिहार वालों की थोड़ी सी मीठी होती है, दिल्ली वालों का थोड़ा सा अबे तबे वाली भाषा, ऐसा मैंने खुद पर्सनली फील किया है। तो जब भाषा और ये तमाम चीज़ें उसने सुनी सुरेंद्र की, तो सुनने के बाद थोड़ी सी इम्प्रेस हुई। सुरेंद्र भी सामने से कोशिश करता है कि बातचीत आगे बढ़ जाए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। करीब आने के साथ साथ फिर दोनों में एक तरह से दोस्ती गहरी हो गई। अब दोनों के बीच जब दोस्ती गहरी हो गई तो फिर दोनों एक दूसरे के साथ अब काफ़ी वक्त गुजारने लगे। दोनों का प्रयास ही रहता कि दिन में एक बार मिलते। लड़की ने सुरेंद्र के बारे में पूछा कि आप कौन हैं, क्या करते हैं। सुरेंद्र बताता है कि मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, मैं यहीं दिल्ली का हूँ। दिल्ली में एक अलीपुर है, उसी अलीपुर में किराए के मकान में रहता हूँ। परिवार वाले मेरे यूपी में ही रहते हैं और मैंने तैयारी की थी और हेड कांस्टेबल बन गया। 1-2 सालों से पोस्टेड हूँ। प्रयास यही है कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो शादी कर लें, शादीशुदा ज़िंदगी आगे बढ़ाएं, लेकिन लड़की अच्छी हो, नेचर वाइज सब कुछ सही हो। अब ये चीज़ जब रुचिका सुनती है तो थोड़ी सी और क्यूरियोसिटी जगती है। एक अच्छा खासा इंसान, नेचर वाइज भी, सैलरी वाइज भी, तमाम चीज़ें भी अच्छी, शादी की तलाश भी कर रहा है और इसके विचार इतने शानदार की सुंदर भले ही ना हो लेकिन नेचर अच्छा हो, तो कहीं ना कहीं अब रुचिका सुरेंद्र के प्रति थोड़ी सी आकर्षित होने लगती है। इधर सुरेंद्र भी जब लगातार रुचिका के साथ वक्त गुजारता रहा तो फिर सुरेंद्र भी आकर्षित होने लगा। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। दोनों ने एक दूसरे के प्यार को स्वीकार भी लिया। अब दोनों एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एक रहने लगे एक साथ। रुचिका अपने पीजी में रहती, सुरेंद्र अलीपुर में रहता। दोनों को जब ड्यूटी से और बाकी टाइमों से, तैयारी से जब मुक्ति मिलती, छुट्टी मिलती, तो दोनों अक्सर मिला करते, एक दूसरे के साथ घुमा फिरा करते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, एक दूसरे के साथ भविष्य की तैयारियां करते कि शादी के बाद हम ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तुम आईएएस बन जाओगी तो मैं क्या करूँगा, तुम पीसीएस बन जाओगी तो मेरी ड्यूटी यहाँ लगवा देना। देखते ही देखते वक्त गुजरता रहा, दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। साल 2019 से सिलसिला चलता रहा। साल 2019 बीत गया, साल 2020 भी बीत गया, साल 2021 आधा बीत गया। दोनों की नज़दीकियाँ जब ज़्यादा हो गई और इधर साल दर साल गुजरता रहा तो फिर लड़की को भी लगा कि परिवार वालों को भी अब इत्तला कर देना चाहिए कि एक लड़का है, बड़ा होनहार है, मुझे पसंद है, हो सकता है परिवार वाले मान जाएं तो फिर हम लोग शादी करें। इसके बाद रुचिका अपने परिवार वालों को बताती है, अपनी माँ को, अपनी बड़ी बहन को मिलवाती है, कहती है कि आइए एक लड़के से मिलवाती हूँ, बड़ा अच्छा है। परिवार वाले आते हैं। आने के बाद सुरेंद्र से बाकायदा मिलते हैं। मिलने के बाद उन्हें भी लड़का अच्छा लगता है। फिर ये हुआ कि कुछ सालों में शादी कर दी जाएगी। अब सुरेंद्र भी इधर खुश है, इधर रुचिका भी खुश कि परिवार वाले भी मान गए। जब सुरेंद्र की परिवार की बारी आई तो सुरेंद्र ने कहा कि आप लोग परेशान मत होइए, मेरे परिवार वाले बहुत ओपन माइंडेड है, जहाँ मैं कहूँगा मेरी शादी कर देंगे। इनफैक्ट मुझसे पूछ भी रहे हैं कि तुम्हें कहीं शादी करनी है या नहीं। यानी अब परिवार भी राजी, लड़का लड़की भी राजी, ना कोई दूसरी बात, ना कोई टेंशन, ना कोई चक्कर, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही। लेकिन इसी बीच एक तारीख आती है, 8 सितंबर साल 2021, यानी आज से अगर जोड़े तो ठीक ठीक 2 साल पहले की ये बात है। 8 सितंबर साल 2021 को सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही हैं। लड़की ड्यूटी पे जाती है, जाने के बाद वापस आती है। आने के बाद फिर सुरेंद्र से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद खाना खाती है। इसके बाद रात हो जाती है और रात होने के बाद फिर परिवार वालों को उम्मीद कि अब रुचिका फ़ोन करेगी, क्योंकि उसका डेली का शेड्यूल था कि रात को 9 साढ़े 9 बजे एक बार घर पे फ़ोन करती, माँ बाप से बातचीत करती। लेकिन आज रुचिका ने फ़ोन नहीं किया। थोड़ी देर तक माँ बाप इंतज़ार करते हैं इस उम्मीद में कि हो सकता है ओवर टाइम हो या फिर कोई और बात हो। लेकिन जब काफ़ी देर गुजर गई और रुचिका का फ़ोन नहीं आया तो फिर परिवार वालों ने फ़ोन करना शुरू किया। फ़ोन करते फ़ोन स्विच ऑफ। अब फ़ोन जब स्विच ऑफ गया तो थोड़ा सा परेशान कि कहाँ गई। फिर दिमाग में आया कि हो सकता है कि बैटरी स्विच डेड हो गई हो या फिर कोई और बात हो। इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद फिर सुबह तक वेट करते हैं कि हो सकता है अभी ऑन करेगी, फ़ोन करेगी। व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज किया। लेकिन जब सुबह हो गई और ना तो फ़ोन ऑन हुआ, ना तो कुछ और हुआ, ना कोई फ़ोन आया, ना मैसेज आया,
ना रुचिका ने खुद कांटेक्ट करने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं अब परिवार वाले थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि लड़की कभी फ़ोन ना करे और फ़ोन इतने टाइम तक बंद रहे। तो दिल्ली में जान पहचान का बस एक लड़का जिसका नाम सुरेंद्र, फ़ौरन सुरेंद्र को फ़ोन किया गया। सुरेंद्र को सारी बात बताई गई। अब ये चीज़ जब सुरेंद्र सुनता है तो वो कहता है कि मुझे भी यही लग रहा, मैंने भी फ़ोन किया, फ़ोन लगा नहीं, लेकिन मुझे लगा कि हो सकता है नाइट शिफ्ट हो। हालांकि उसने मुझे बताया नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि सुबह फ़ोन ऑन करेगी तो बात हो जाएगी, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं जाके देखता हूँ। इतना कहने के बाद फिर सुरेंद्र जाता है। जाने के बाद पता करता है जिस थाने में ड्यूटी थी वहाँ पे, साथ ही उसके पीजी में। और जब ये पता चलता है कि ये ड्यूटी से लौटी भी है लेकिन अपने पीजी नहीं पहुँची, तब सुरेंद्र सुनने के बाद घबरा गया। फ़ौरन परिवार वालों को इत्तला किया। परिवार वाले भी बेचारे भागे भागे पहुँचे। अब सुरेंद्र और बाकी परिवार वाले मिल के मुखर्जी नगर का जो थाना था वहाँ जाते हैं और जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देते हैं। इधर जब कंप्लेन दर्ज हुई तो पुलिस वालों ने भी जांच पड़ताल शुरू की, क्योंकि मामला पुलिस का था, पुलिस के ही एक आदमी का, एक सिपाही का। तो पुलिस वालों ने जब जांच पड़ताल शुरू की और एफआईआर करने के बाद खोजबीन शुरू की, तो सबसे पहले पूछा कि कहाँ जा सकती है किसी से कोई अफेयर। तो सुरेंद्र खुद कहता है कि अफेयर तो मुझसे ही था, हम दोनों शादी भी करने वाले थे और कोई ऐसा था ही नहीं जिससे वो बात करे। तो फिर पुलिस वालों ने पूछा कि कहाँ जा सकती है। इस पे परिवार वाले और सुरेंद्र दोनों ने मना कर दिया कि हमें नहीं पता कहाँ जा सकती है। पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, कुछ टेक्निकल टीम लगाते हैं, खोजबीन शुरू करते हैं। तो एक टीम तो आसपास के इलाकों में पता करती है कि लड़की कहाँ गई, और दूसरी टीम टेक्निकल होती है जो वो नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है। नंबर को सर्विलांस पे लगाती है, लास्ट लोकेशन निकालती है, तमाम चीज़ें और पता करती है। तो उस लड़की का जो लास्ट लोकेशन निकल के सामने आया, शुरुआत में कुछ दिन तक तो पता ही नहीं चला कि कहाँ है, लेकिन लगभग 1 महीने बाद जो लास्ट लोकेशन निकला वो हरिद्वार निकला। अब लास्ट लोकेशन जब हरिद्वार निकला तो पुलिस की एक टीम भागी भागी हरिद्वार पहुंची। पहुंचने के बाद जब लोकेशन पे पहुंचती है तो पता चलता है कि ये लोकेशन कहीं और नहीं, एक होटल की है। वहाँ जाने के बाद जब चेक किया गया तो फिर होटल वालों ने कहा कि साहब हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ तो है नहीं, हमने कोई फ़ोटो वगैरह तो नहीं ली थी, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए। साथ ही जब चीज़ें बताई गई कि क्या कोई लड़की इस तारीख को आई थी, तो होटल वालों ने कहा हाँ साहब आई तो थी। फिर जब फ़ोटो वगैरह दिखाई गई तो फ़ोटो वगैरह पे उन्होंने कहा कि साहब इतना तो याद नहीं रहता, हम शक्ल तो नहीं याद रखते। पुलिस वालों ने कहा कि कोई आपके पास कैमरा होगा। होटल वालों ने मना कर दिया, कहा हमारा छोटा होटल है साहब, हम कैमरा वगैरह नहीं रखते। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, अगर फ़ोन ऑन हुआ था तो इसका मतलब लड़की सेफ है, कहीं होगी किसी के साथ। पुलिस वालों को भी लगा कि चलो मामला रफा दफा करते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, लड़की अपनी मर्जी से कहीं गई होगी, बॉयफ्रेंड और परिवार वाले अंधेरे में होंगे, लेकिन नंबर ऑन है तो बाकी चीज़ें ठीक है। जांच पड़ताल की जो स्पीड थी स्लो कर दी गई। थोड़ा और वक्त गुजरा। इधर जो सुरेंद्र था जिसकी गर्लफ्रेंड थी, परिवार वाले लगातार थाने के चक्कर काट रहे हैं कि आप एक बार टेक्निकल टीम का फिर से सहारा लीजिए, लास्ट लोकेशन निकालिए। तो जब परिवार वालों का प्रेशर और इधर सुरेंद्र खुद एक हेड कांस्टेबल और मामला भी एक महिला सिपाही का, तो फिर से हुआ कि चलो खंगालते हैं। तो जब दोबारा बाकी चीज़ें चेक की गई तो पता चला कि एक नंबर है जिस पे इस लड़की ने अभी 1-2 दिन पहले ही कॉल किया था। अब ये चीज़ जब पता चली तो फिर पुलिस वाले वहाँ भागे भागे पता करने पहुँचे कि कौन है। तो पता चला कि ये नंबर एक होटल का है फिर से, और उस नंबर पे इस लड़की ने अपने फ़ोन से फ़ोन किया। फ़ौरन पुलिस वाले उस होटल पे छापा मारते हैं कि तुम्हारे पास क्यों कॉल किया। तो फिर जब होटल वालों से पूछा गया तो होटल वालों ने बताया कि साहब उस लड़की की कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह छूट गया था। लड़की ने फ़ोन करके कंफर्म किया था कि क्या डॉक्यूमेंट है या नहीं। हमने जब रूम में चेक किया तो कुछ डॉक्यूमेंट उसके मिले। फिर हमने कहा कि है, तो उसने कहा कि मैं कुछ दिन में आऊँगी, तब तक आप ये डॉक्यूमेंट सेफ रखिएगा। अब ये चीज़ जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं तो फ़ौरन कहते हैं कि तुम डॉक्यूमेंट दिखाओ। पुलिस वाले के कहने पे जो होटल वाला था वो डॉक्यूमेंट दिखाता है। दिखाने के बाद डॉक्यूमेंट मैच कराया जाता है, ये डॉक्यूमेंट इसी लड़की का निकलता है। अब ये चीज़ जब पुलिस वाले देखते हैं तो पुलिस वालों को पुख्ता यकीन हो जाता है कि लड़की किसी और के साथ है। साथ ही जब पूछा गया कि क्या किसी के साथ आई थी तो होटल वालों ने कहा कि हाँ साहब, एक आदमी के साथ आई थी। तो ये चीज़ें जब लगातार पुलिस वाले सुनते रहे तो उन्हें पूरा यकीन हो गया कि लड़की किसी के साथ घूम रही है, भाग गई है, और परिवार वाले झूठे परेशान हैं और हम लोग को भी परेशान कर रहे हैं। तो पुलिस वालों ने भी अब धीरे धीरे इस मामले को इग्नोर करना शुरू किया। लगातार ऐसे क्लू मिलते रहते हैं कि किसी होटल में है, किसी जगह पे है, वहाँ पे उसके कागज़ वगैरह भी कभी कभार मिल जाते हैं। वक्त गुजरता रहा, परिवार वाले भी अब एक तरह से हार मानने लगे।
जो सुरेंद्र था वो भी अब धीरे धीरे पीछे हटने लगा। परिवार वालों के साथ साथ पुलिस वाले भी अभी मान चुके थे कि लड़की होश में है, जिंदा है, ठीक है, किसी और के साथ भाग गई है, क्योंकि सारी चीज़ें यही कह रही थी। साल 2021 बीत गया, साल 2022 आ गया और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लड़की का कहीं लोकेशन मिलता, कहीं फ़ोन ऑन होता, कहीं कुछ होता। साल 2022 आते आते सारे लोग लगभग हार चुके थे, माँ बाप भी चक्कर मारना बंद कर चुके थे। लेकिन इस लड़की की जो बड़ी बहन थी वो नहीं मान रही थी। लगातार वो थाने जाती, लगातार वो कोशिश करती रही थी, लगातार मेहनत करती रही थी। इसी बीच साल 2022 के लास्ट में एक फ़ोन इस लड़की यानी जो रुचिका थी उसकी बड़ी बहन के पास आता है। फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि मैं रुचिका का बॉयफ्रेंड हूँ और वो मेरे ही साथ है और आप फालतू परेशान हैं, हम लोग को खोज रहे हैं, इसी वजह से हम लोग को बार बार लोकेशन बदलनी पड़ रही और हम लोग नहीं आना चाहते आपके पास। लड़की भी बालिग है, मैं भी बालिग हूँ, आप लोग क्यों परेशान हैं? हमारी ज़िंदगी को हमें जीने दीजिए, हमारा पीछा मत कीजिए। अब ये चीज़ जैसी बड़ी बहन सुनती है तो फ़ौरन कहती है कि काम कीजिए, अब बात करवा दीजिए। उस पर वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं, बात तो नहीं करवा पाऊँगा। अब यहीं से उस महिला को थोड़ा सा डाउट होने लगा, यानी रुचिका की बड़ी बहन को। लेकिन पुलिस वाले मदद कर नहीं रहे थे, इसलिए वो सुरेंद्र को अपने साथ लेती है। लेने के बाद साल 2023 की शुरुआत में पहुंच जाती है कमिश्नर के यहाँ और कमिश्नर साहब को पूरा वाक़या बताती है और कहती है कि साहब मुझे डाउट है, हर जगह लोकेशन मिली लेकिन कहीं भी उस मेरी बहन की कोई वीडियो या कोई ऐसी फ़ोटोग्राफ्स नहीं मिली। चाहे जितनी जगह बात हुई कहीं भी मेरी बहन की आवाज़ नहीं। और उसके बॉयफ्रेंड ने फ़ोन तो किया लेकिन मैंने कहा बात करवा दो, मैं शांत हो जाऊँगी, लेकिन उसने बात नहीं करवाई। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऐसी हैं जिस पर डाउट हो रहा। अब ये चीज़ जब कमिश्नर साहब सुनते हैं तो उम्र और पदवी का तकाजा, फ़ौरन कहते हैं कि बात तो ठीक है। अब जाके कमिश्नर साहब ने फिर से आदेश दिया, 2 सालों बाद फिर से ये मामला खुला और खुलने के बाद फिर से जांच पड़ताल शुरू हुई। अब कमिश्नर साहब का आदेश था तो पुलिस वालों ने भी मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। सबसे पहले उस लड़की की बड़ी बहन को बुलाया गया और कहा गया कि किस नंबर से फ़ोन आया। उसके बाद जब उस नंबर के बारे में पता चला तो नंबर की अब डिटेल निकाली गई तो डिटेल जो थी वो फर्जी थी, यानी फ़ोटो किसी और की और डॉक्यूमेंट किसी और का। तो फ़ोटो से मतलब नहीं, डॉक्यूमेंट के पीछे पुलिस वाले पड़े। ये हुआ कि जिसका डॉक्यूमेंट है उसे उठाओ। जिसका डॉक्यूमेंट था संयोग से उसका पता चल गया, वो भी दिल्ली का रहने वाला। डाउट और बढ़ा, उसको उठाया गया। उठाने के बाद अब इससे तबीयत से पूछताछ की गई। तबीयत से जब पूछताछ की गई तो थोड़े टाइम तक उसने इधर उधर की बातें बताई, लेकिन अंत में जब पुलिस वाले अपने पे आ ही गए तो फिर उसने अपना मुंह खोला और उसने 2 नाम लिए। पहला नाम था रबिन और दूसरा नाम था सुरेंद्र, वही सुरेंद्र जो लगातार पुलिस वालों के साथ जांच पड़ताल कर रहा था। अब जैसे ही सुरेंद्र का नाम आया, फ़ौरन पुलिस वाले सुरेंद्र और रबिन को गिरफ्तार करते हैं, थाने लाते हैं और पूरी कहानी जब पूछते हैं तो पूछने के बाद सुरेंद्र ने, और ये आज की ही बात है, अभी आज ही गिरफ्तार हुआ सुरेंद्र ने और रबिन ने पूरी कहानी बताई और कहा कि हाँ साहब, हमने ही मारा। तो फिर कैसे और क्यों? तो इसके पीछे फिर सुरेंद्र ने पूरी वजह बताई और बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार बहुत करते थे। प्यार इस कदर था कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। मैं तो थोड़ा कम लेकिन वो लड़की थोड़ी ज़्यादा। लेकिन एक दिक्कत और थी, मैं शादीशुदा था और ये बात उस लड़की यानी रुचिका को नहीं पता थी। मेरा यही प्रयास था कि कुछ टाइम तक मेरे साथ रहे। अगर मेरी बीवी मुझे तलाक दे देती है तो मैं शादी कर लूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। लेकिन रुचिका नहीं जानती थी कि मैं शादीशुदा हूँ, तो लगातार जिद करने लगी। इसी वजह से सितंबर महीने से ही मैंने उसको इग्नोर करना शुरू किया। मैं उसके फ़ोन नहीं उठाता, उससे बात नहीं करता। और ये चीज़ें जब मैंने की तो मुझे लगा था कि मेरा पीछा छोड़ देगी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वो खोजते खोजते मेरे लोकेशन को अलीपुर पहुंच गई और अलीपुर में पहुंच के मेरे घर के बारे में पता कर रही थी। अब जब घर के बारे में पता कर रही थी तो साहब मुझे डर लग गया और मुझे लगा कि अगर मेरी बीवी जान जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए फिर जो सुरेंद्र था वो रुचिका को रास्ते में ही मिलता है और कहता है कि चलो घूमने चलते हैं। घूमने चलने को कह के उसको लेके एक सुनसान जगह पे जाता है। जाने के बाद फिर वहीं पे गला दबा के कत्ल करता है और एक नाली के अंदर पत्थर लगा के उस लाश को दफन कर देता है। लाश दफन करने के बाद अब ये भी था कि पुलिस वाला था, पता था कि कैसे क्या करना है, बचना कैसे और पुलिस खोजती कैसे। इसलिए फिर इसने दिमाग लगाया, एक कॉल गर्ल को ये बुलाता है। बुलाने के बाद उसको लेके हरिद्वार जाता है। जाने के बाद कॉल गर्ल की जो आइडेंटिटी और आईडी कार्ड वो किसी और की नहीं, इसी रुचिका की बना के वहाँ पे ले जाता है। वहाँ पे रुचिका के नाम से रूम लेता है, उसके साथ रात बिताता है। वहाँ पे उसका आधार कार्ड का फोटोग्राफ्स जो 2 कॉपी थी उसको गिरा देता है जानबूझ के।
कि अगर पुलिस कभी यहाँ पहुँचे तो पुलिस को यही लगे कि रुचिका जो थी यहाँ आई थी। इतना करके वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद फिर दूसरी जगह जाता है, वहाँ पे रुचिका की कोई प्रूफ गिरा देता, रुचिका के फ़ोन को वहाँ ऑन कर देता ताकि सबको यही लगे कि रुचिका जिंदा है और किसी के साथ घूम रही, और अपनी आईडी को अलग अलग नामों से अलग अलग लोकेशन पे जाता। इसके हिसाब से सारी चीज़ बिल्कुल ठीक भी चल रही थी, सारा प्लान इसके हिसाब से चल रहा था। साल 2022 तक सारे लोग मान गए थे। लेकिन जब बड़ी बहन कमिश्नर के पास जाने की जिद करने लगी तब इसे लगा कि एक काम करते हैं, एक फर्जी सिम लेते हैं और रबिन जो इसका साला था सुरेंद्र का, उससे कहता है कि तुम एक फर्जी सिम लेके किसी लड़के से कॉल करवाओ ताकि हो सकता है मामला शांत हो जाए। रबिन ने अपने उस दोस्त से कांटेक्ट किया, उस दोस्त ने एक फ़र्जी सिम लिया अपने डॉक्यूमेंट और एक फ़र्जी फ़ोटो पे, और वही फ़ोन किया ताकि बड़ी बहन भी मान जाए, मानने के बाद मूर्ख बन जाए और ये लोग अपने पाप को यूं ही छुपा सकें। अब ये पुलिस वाले जब सारी थ्योरी सुनते हैं तो आज की ही बात है, फ़ौरन पूछते हैं कि लाश कहाँ। ये बताता है, पहुँचते हैं, नाले को छानते हैं, एक कंकाल निकलता है। अब कंकाल निकला तो ये रुचिका का है या नहीं है, क्या है कैसे नहीं है, ये कैसे शिनाख्त हो। तो फिलहाल रुचिका की माँ का DNA लिया गया आज, अब लैब में भेजा गया, देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, और अगर इसी का होगा तब भी मर्डर प्रूफ करने में बड़ा बवाल होगा क्योंकि ये खुद भी पुलिस वाला है। तो देखते हैं क्या होता है और जैसा रहेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बड़ी अजीब सी कहानी थी आज की। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।